गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लखनवी अंदाज जो ये अध्याय शुरू कर चुके हैं, ये हमारा अधूरा रहता है, इसी को पूरा करेंगे। तो आप पृष्ठ संख्या अपनी अपनी किताब निकाल लीजिएगा। तो पृष्ठ संख्या 79 यानी कि 79 निकाल ले। और जो ये पंक्ति है, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, यहाँ से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, तो अल्लाह शौक कीजिए। लखनऊ का बालम खिरा है। वल्लाह, वल्लाह का मतलब होता है सचमुच में। शौक कीजिए, शौक कीजिएगा यानी कि खाइएगा। ठीक है। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पनियाती होता है रसीली, और मुंह में पानी आना, खाने का मन करना। लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्म सम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब महसूस होना, इच्छा महसूस होना। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा होता है पाचन शक्ति, जिसको बोलते हैं पचाने की जो ताकत होती है, उसको मैदा बोला जाता है। किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सैतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सैतृष्ण आंखों से देखना यानी कि प्यासी आंखों से। संयोग, संयोग होता मेल। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास होता है लंबी सांस लेना। दीर्घ निश्वास का मतलब क्या होता है? लंबी सांस लेना। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। उठाकर में पूर्वकालिक क्रिया है। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। पलकें मूंदना यानी कि आंखें बंद कर लेना। पलकें मूंदने का मतलब है मुहावरा है ये, आंखें बंद कर लेना। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। पलकें मूंद ली गई, मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले से उतर गया। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वासना होता है इच्छा से, रसा स्वादन करना, रस का स्वाद लेना, आनंद लेना। यानी कि उन क्या कर रहे थे? उनका आनंद लेकर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पहुंच लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। गर्व से, गर्व से होता है अभिमान पूर्वक। गुलाबी आंखों से, अभिमान से भरी हुई जो नजरें होती है उन्हें गुलाबी आंखें बोलते हैं। ठीक है। मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। खानदानी, पारिवारिक। खानदानी क्या होता है? पारिवारिक। नवाज साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम, तस्लीम क्या होता है? उर्दू शब्द है। तस्लीम का मतलब है सम्मान में, रिस्पेक्ट में। खम कर लेना, सिर खम कर लेने का मतलब है सिर महत्वपूर्ण है इस अध्याय में। सारा का सारा निचोड़ स्वच्छता और नजाकत, कोमलता। उन्हें सुन लीजिएगा। नजाकत का मतलब होता है कोमलता, नफासत का मतलब होता है स्वच्छता, और तहजीब का मतलब होता है शिष्टता, सभ्यता, सभ्य तरीके से। ठीक है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को
खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। संतुष्ट होना, खुश होना, सूक्ष्म होता है बारीकी, और नफीस, नफीस का मतलब होता है बढ़िया, बढ़िया तरीके से, और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म। ठीक है, अंग्रेजी शब्द है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर होता है पेट, तृप्ति होना यानी कि पेट अच्छे से भर जाना। ठीक है, संतुष्टि होना। नवाज साहब की ओर से बड़े पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज होना, स्वादिष्ट होना, लेकिन होता है स्किल। होता क्या है? स्किल। स्किल का मतलब होता है जो आसानी से न पच सके, आसानी से न पचने वाला, उससे स्किल बोलते हैं। नामुराद, नामुराद होता है जिसकी इच्छा पूरी ना हो। नामुराद का मतलब क्या है? जो इच्छा पूरी ना हो। नामुराद मेवे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु का मतलब होता है ज्ञान रूपी नेत्र। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये लेखक यही दर्शाना चाहते हैं कि बिना पात्रों के, बिना विचारों के और बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये अब इसमें प्रश्न पूछे जाएगा इस तरीके से, क्या बगैर पात्रों के घटना की कहानी लिखी जा सकती है? तो उसमें आपने हाँ या ना में जवाब देकर विस्तार पूर्वक बताना है। तो ये जो अध्याय था, लेखक ने तो इसमें अपने आत्म सम्मान को बचाए रखा। उन्होंने अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए नवाब साहब ने ये डोंग तरीके, ये जो तरह तरह के तरीके हैं, ये उन्होंने किया। अब लेखक ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया, उन पर व्यंग्य भी किया नवाब पे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने खीरे की फांकों को खाया नहीं, उन्हें छील लिया। छीलने के बाद नमक, मिर्च इत्यादि उस पर बुरक लिया और फिर उसे क्या किया, उन खीरे की फांकों को उन्होंने, नवाब साहब ने खिड़की दी। ठीक है, तो इस तरह से लेखक ने उस पर कटाक्ष व्यंग्य भी किया है। तो ये जो अध्याय था ये आपका समाप्त हो गया। अब इसमें अभ्यास के प्रश्न है, इन पर परिचर्चा करेंगे, और जो इसमें परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उन पर। तो सर्वप्रथम हम इसमें कर लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इस अध्याय में बहुविकल्पीय प्रश्न अगर देखें शुरू से, तो ये जो लखनवी अंदाज नामक पाठ है, ये किसके द्वारा रचित है? ये यशपाल जी के द्वारा। किसने लिखा इसको? यशपाल जी ने। यशपाल जी का जन्म किस सन में हुआ था? मैंने आपको बताया भी था। यशपाल जी एक स्वतंत्र, उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया है, यानी कि वो एक क्रांतिकारी विचारधारा के साहित्यकार रहे हैं। तो उनका जन्म सन 1903 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? फिरोजपुर छावनी में, जो पंजाब के अंदर आती है। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? कांकड़ा से। यशपाल ने लाहौर के किस कॉलेज से बीए किया था? नेशनल कॉलेज से बीए किया था। यशपाल की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1976 में। यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? उनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास एक ही रहा है, झूठा सच। ठीक है, जो बात पाकिस्तान के विभाजन पे। आगे है, यशपाल स्वाधीनता संग्राम की किस धारा से जुड़े हुए थे? क्रांतिकारी विचारधारा से। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल का किससे परिचय हुआ था? भगत सिंह से उनका परिचय हुआ था।
टांकी पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी मुफस्सिल। ठीक है, पहली पंक्ति है ये, पहला ही शब्द है। लेखक ने यात्रा करने के लिए किस दर्जे का टिकट लिया था? दूसरे दर्जे का टिकट लिया। गाड़ी क्या कर रही थी? गाड़ी छूट रही थी। डिब्बे की एक बर्थ पर लखनऊ की किस नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे? नवाबी नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे। उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर क्या रखा हुआ था? खीरे। खीरे कितने थे? कितने खीरे थे? अब ये भी सवाल आ सकता है आपके पेपर में। 2। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? गिलास उठाया था, बोतल उठाई थी, सुराही उठाई थी या लोटा उठाया था? तो नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटे को उठाया था। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला था? कलम निकाली थी, रुमाल निकाला था, चाकू निकाला था या चश्मा निकाला था? तो नवाब साहब ने जेब से चाकू को निकाला था। आगे चलिएगा। नवाब साहब के किस चीज के स्पून से स्पष्ट था कि वे खीरे का रसास्वादन करना चाहते हैं? जबड़ों के कारण। नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? बालम खीरा। नमक मिर्च नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांके कैसे हो रही थी? पनियाती। अभी अभी पढ़े है ना, पनियाती यानी कि रसीले। मैदा क्या होता है? मैदा एक अमाशय का नाम है, यानी कि क्या बताया था मैंने आपको? मैदे यानी कि जो पचाने वाली जो ताकत होती है, पाचन प्रक्रिया को जो पचाने के काम करते हैं। आसानी से न पचने वाला होता है, स्किल को ही बोला जाता है। स्किल एक ऐसा जो जो आसानी से न पच सकते हो। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को क्या कहा, क्या किया था? उन्होंने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रस आस्वादन कैसे किया था? उन्होंने मुंह से सूंघकर या फिर खाकर या फेंक कर। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रस आस्वादन कैसे किया था? सूंघकर। ठीक है। नफासत का अर्थ क्या बताया था मैंने? स्वच्छता। नजाकत का अर्थ क्या बताया था? कोमलता। ठीक है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा था? गुलाबी आंखों से, यानी कि गर्व से, अभिमान से भरी हुई आंखों से। गुलाबी आंखों का क्या अर्थ बताया था? अभिमान से भरी हुई। नवाब साहब की आंखें किससे गुलाबी थी? गर्व से, यानी कि अभिमान से। बुर्क देने का मतलब क्या होता है? छिड़क देना। नजाकत का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोमलता होती है। ठीक है। तो आगे देखिएगा। नवाबी नस्ल के एक सफेद पोस पालथी मारे बैठे थे। ये जो सफेद पोस का क्या अर्थ है? सफेद पोस का अर्थ सज्जन पुरुष, यानी कि भद्र पुरुष। ठीक है, भला मानस। खीरा लजीज होता है लेकिन होता स्किल। यहाँ स्किल का अर्थ क्या है? आसानी से न पचने वाला। खीरे के पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ गया। यहाँ पनियाती का मतलब क्या बताया है मैंने आपको? पनियाती का मतलब बताया है रसीले। ठीक है। तो ये इस तरीके से है। और भी बहुत सारे ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं इसमें। ठीक है। तो अब आप अभ्यास के प्रश्नों पे आ जाइएगा। पहला है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? लेखक ने डिब्बे में जब प्रवेश किया तो उन्होंने वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष को पालथी लगाए सीट पर बैठे हुए देखा और उनके सामने खीरे रखे हुए थे। लेखक को देखते ही उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे, जैसे लेखक का आना उन्हें अच्छा न लगा हो और उसे ऐसा लग रहा था नवाब साहब को कि जैसे लेखक ने उनके एकांत चिंतन में बाधा डाल दी। इसीलिए वे परेशान हो जाते थे और परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की के बाहर देखते हैं तो कभी खीरे को
खीरों की ओर देखते हैं। कौन देखते हैं खीरों की ओर? नवाब साहब। तो उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब उनसे बातचीत करने में जरा से भी नवाब साहब उनसे बातचीत करने में जरा से भी उत्सुकता नहीं दिखा रहे। ठीक है, ये पहले ही प्रश्न का जवाब होगा। अब दूसरा देखिएगा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दी। उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव की ओर संकेत करता है, इंगित करता है। इंगित करने का मतलब होता है इशारा करना। नवाब साहब ने बहुत नजाकत और सलीके से खीरे को काटा था और उस पर नमक मिर्च भी लगाया था, और नमक मिर्च लगाने के बाद खीरे की पंखों को खाया नहीं, बल्कि उन्होंने सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। और उनकी इस हरकत का कारण यही है कि वे एक नवाब थे और जो दूसरों के सामने खीरे जैसी आम खाद्य वस्तु खाने में शर्म शर्म अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। लेखक को अपने डिब्बे में देखकर नवाब को अपनी रईसी याद आने लगी, इसीलिए उन्होंने खीरे को केवल मात्र सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के ऐसा करने से ऐसा लगता है कि वे दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और वे दिखावा पसंद करते हैं। वो ऐसे इंसान हैं जो दिखावा पसंद करते हैं, और उनके इसी प्रकार के स्वभाव ने लेखक को देखकर खीरा खाना अपमान समझा है। ठीक है, आगे चलिएगा। जो इस अध्याय का पूरा निचोड़ इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में है। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? देखिएगा, हम यशपाल के इन विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रति बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक कहानी के पीछे कोई ना कोई घटना भी होती है, विचार अथवा पात्र अवश्य ही होते हैं। उदाहरण के लिए लेखक की इस कहानी लखनवी नवाब को ही ले सकते हैं। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने के लिए सारा ताना बाना बुना है, और इसमें लेखक के इसी विचार की प्रमुखता है कि घटना के रूप में रेल यात्रा का पात्र लखनवी नवाब को लिया है और कहानी बन जाती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी बन सकती है। प्रत्येक कहानी में इन सब का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई थी। बिना विचार के, बिना घटनाओं के, बिना पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि इसमें भी लेखक ने एक करारा व्यंग्य किया है अमीर घराने पर, नवाब पर, यानी कि जो रईसी होते हैं, जो अमीर ग्रोह के होते हैं, उन पर करारा व्यंग्य किया है। और पात्र जो लिया है लेखक ने इसमें लखनवी नवाब को लिया है, और जो ये घटना ली है रेल के लिए है, और जो विचार लिए है, विचार वो तरह तरह के जो उन्होंने जब वो खीरे को सूंघ कर बाहर फेंक देते हैं, और जैसे ही लेखक ने उस डिब्बे में प्रवेश किया तो वो उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझते, उनके नवाब के चेहरे पर उदासी सी छा जाती है। इस तरह के जो विचार लेखक के मन में आए हैं, ये सभी कुछ जोड़कर ही लेखक ने एक कहानी लिखी। ठीक है, तो इसमें ये पूरा का पूरा जो आधार है इस अध्याय का, ये इसी पर निर्भर करता है, तीसरे पर। अब आगे चलिएगा। आगे ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर जानना चाहते हो तो देख लीजिएगा। आप इस निबंध को और क्या क्या नाम देना चाहते हो? ये तो तरह तरह के बातें आ जाएंगी जे इसमें, तो ये आप अपने विचारानुसार कर लेना जैसा आपको उचित लगता है। इस पाठ को पढ़कर नवाब की सनक, लखनवी अंदाज की, तो इसमें दिया हुआ अक्कड़ नवाब, ठीक है, लेखक के सामंती वर्ग पर विचार,
इस प्रकार के जो ये शीर्षक है, आप इस निबंध को दे सकते हैं। अब आगे रचना और अभिव्यक्ति में से छठा देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में आप बता सकते हो। देखिएगा, खीरे खीरे को खाने के लिए इस ढंग से तैयार करना कि देखने वाले के मुंह में भी पानी आ सकता है। नवाब साहब ने खीरे को खाने के लिए तैयार करना और उसके केवल सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देना, इससे नवाब साहब की नवाबी सनक का पता चलता है। हम लोगों ने इसी प्रकार नवाबों की कई सनकों के बारे में भी सुना है। दो नवाब रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं, दोनों का एक ही डिब्बे के सामने आमना सामना भी हो जाता है। नवाबों में शिष्टाचार का बहुत महत्व होता है। इसी शिष्टाचार के कारण दोनों नवाब एक दूसरे को डिब्बे में पहले जाने की बात करते हैं और गाड़ी चलने को तैयार भी हो जाते हैं, परंतु उन दोनों में कोई डिब्बे में पहले चढ़ने की पहल नहीं करता। उनकी शिष्टाचार की सनक ने उनकी गाड़ी निकाल दी, परंतु दोनों अपनी जगह से मस भी नहीं हुए। अब ये इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। अब आठवां देखिएगा, इसमें भाषा अध्ययन संबंधी निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाटकर क्रिया भेद भी लिखिए। एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे बैठे थे ये पूर्ण भूतकालिक क्रिया। कैसी क्रिया ये? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। ठीक है, अब आगे चलिएगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये सामान्य भूतकालिक क्रिया। उत्साह नहीं दिखाया, ये कौन सी क्रिया हो गई? सामान्य भूतकालिक क्रिया। तीसरा देखिएगा, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। पुरानी आदत है, पुरानी आदत है, ये आसनन भूतकालिक क्रिया है। आसनन भूतकालिक क्रिया। आसनन भूतकालिक क्रिया क्या होती है? जो कुछ ही समय पहले हुई हो। ठीक है, तो उसे आसनन भूतकालिक क्रिया कहा जाता है। ये 6 प्रकार के पढ़ चुके हो ना आप भूतकाल के वेद, उसमें हिंदी में 8वीं या 9वीं कक्षा में या 7वीं कक्षा में 6 वेद पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो आगे चलिएगा। अकेले स्पर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। खीरे सिर काट खरीदे होंगे, खरीदे होंगे, ये कैसी क्रिया है? ये संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है। कैसी क्रिया है ये? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। ठीक है, अब आगे चलिएगा आप। पांचवा देखिए, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर जाग निकाला। दोनों खीरों के सिर काटे। अब इसमें सिर काटे और जाग निकालना, ये सामान्य भूतकालिक क्रिया है। कैसी क्रिया ये? सामान्य भूतकालिक क्रिया। आगे चलिएगा। नवाब साहब ने सैतरेसन आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की आंखों की ओर देखा। आंखों की ओर देखना, ये कैसी क्रिया है? ये भी सामान्य भूतकालिक क्रिया के रूप में देखा जाएगा इसे भी। सातवां देखिए, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट जाना, ये आसनन भूतकालिक क्रिया। कैसी क्रिया ये? आसनन भूतकालिक क्रिया। आठवां देखिएगा, जेब से चाकू निकालना, ये समर्थक क्रिया। चाकू निकालना, ये कैसी क्रिया? समर्थक क्रिया, यानी कि एक दूसरे को समर्थ कर रही है, अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रही है। ठीक है, अब ये हो चुके हैं। अब इसमें जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है वो देख लीजिएगा आप। सबसे पहले लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि बिना
पात्रों, घटना और विचारों के भी स्वतंत्र रूप से रचना लिखी जा सकती है। और इस रचना के माध्यम से लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली के बारे में बताया है। लेखक को रेलगाड़ी के डिब्बे में एक नवाब मिलता है और नवाब बड़े सलीके से खीरे को खाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच करता है। इसलिए अपने नवाबी अंदाज में लजीज रूप से तैयार खीरे को केवल सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। और इस तरह से नवाब के इस व्यवहार से पता लगता है कि वे लोग आम लोगों जैसे कार्य एकांत में करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि कहीं किसी के देख लेने से उनकी शान शौकत में कोई फर्क न पड़ जाए। तो आज का समाज भी ऐसे ही दिखावा पसंद संस्कृति को पसंद करता है। ठीक है, और उसका आदी हो चुका आज का समाज, आज की युवा पीढ़ी। ठीक है, आगे चलिएगा। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा क्यों कर रहा हो? सेकंड क्लास का किराया बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसमें ज्यादा भीड़ नहीं होती और लेखक को नई कहानी के सोच विचार के लिए अकेलापन चाहिए था और साथ में प्राकृतिक दृश्य भी लेखक को देखने को चाहिए थे। और इस तरह से लेखक ने प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी भी तरह की बाधा न आए, इसलिए एकांत की इच्छा के कारण लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। आगे चलिएगा। लेखक ने नवाब की असुविधा और संकोच के लिए क्या अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया होगा? तो इसमें आप लिखोगे या बताओगे। लेखक जिस डिब्बे में चढ़े वहां पहले से एक सज्जन पुरुष पालथी मारे बैठे हुए थे और उनके सामने दो खीरे रखे हुए थे और लेखक को देखकर उन्हें असुविधा और संकोच हो रहा था और लेखक ने उनकी असुविधा और संकोच के कारण का अंदाजा लगा लिया था कि नवाब साहब यह नहीं चाहते कि कोई उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा करते देखे या उनकी रईसी के विरुद्ध थे। नवाब साहब ने आम लोगों द्वारा खाए जाने वाले खीरे खरीद रखे थे और अब उन खीरों को लेखक के सामने खाने में संकोच हो रहा था। सेकंड क्लास में यात्रा करना और खीरे खाना उनकी असुविधा और संकोच का कारण बन रहा था। ठीक है, अब आगे चलिएगा। लेखक को खीरे खाने से इनकार करने पर अफसोस क्यों हो रहा था? नवाब साहब ने जब साधारण से खीरों को इस तरह से संवारा कि वे खास हो गए थे, तो खीरों की सजावट ने लेखक के मुंह में पानी ला दिया और इस तरह से वे पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे और अब उन्हें अपना भी आत्मसम्मान बचाना था। इसीलिए नवाब साहब के दोबारा पूछने पर उन्होंने मैदा कमजोर होने का बहाना बनाया था, यानी कि अपनी पाचन शक्ति को कमजोर होने का बहाना बना था कि मेरी जो पाचन ताकत है वो कमजोर है, इसलिए मैं ये खीरे नहीं खा सकता। लेखक ने ऐसा नवाब साहब को बोला था। ठीक है, अब आगे चलिएगा। लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरा खाने का कौन सा खानदानी रईसी तरीका अपनाया? नवाब साहब दूसरों के सामने साधारण सा खाद्य पदार्थ खीरा खाना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने खीरे को किसी कीमती वस्तु की तरह तैयार किया। उस लजीज खीरे को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया। अब नवाब साहब की इज्जत का सवाल था, इसलिए उन्होंने खीरे की फांक को उठाया, नाक तक ले जाकर सूंघा और खीरे की महक से उनके मुंह में पानी भी आ गया। उन्होंने उस पानी को गटका भी और खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सारा खीरा बाहर फेंक दिया और सारा खीरा फेंक कर लेखक को गर्व से देखा। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह लेखक से कह रहे हों कि नवाबों के खीरा खाने का यही खानदानी रईसी तरीका होता है। अंतिम देखिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा उपयोगी। लेखक के किस बात से ज्ञान चक्षु खुल गए थे? नवाब साहब के बिना खीरा खाए केवल सूंघ कर उसकी महक और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकारा आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी
क्यों नहीं बन सकती। इसी सोच ने लेखक के ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया था। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय आपका पूरा हो चुका है। अब इसमें से किसी भी विद्यार्थी को कोई संकोच है, किसी तरह का कोई संदेह है, किसी के मस्तिष्क में कोई सवाल जवाब है, अगर वो कोई सवाल जवाब उजागर होता है तो आप पूछ सकते हो।